गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह अधिकारी घाघरिया से। आज हम लोग यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए जा रहे हैं। ये है घाघरिया, जहाँ पर कि हेमकुंड साहिब के लिए घोड़े वगैरह चलते हैं, जिसमें भी कई लोग श्रद्धालु लोग घोड़े में जाते हैं और कई लोग जो है पैदल ट्रैक में चलते हुए हेमकुंड साहिब के लिए प्रस्थान करते हैं। यह है घाघरिया वैली, ढूंढार वैली भी कहते हैं इसे। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत और सुबह की खिली हुई धूप, अति मनमोहक दृश्य। यदि आप यहाँ पर आएंगे तो आप जो है दोबारा इन चीज़ों को देख करके दोबारा ज़रूर यहाँ पहुँचेंगे। दोस्तों, ये है लक्ष्मण गंगा। ये आप ऊपर एक झरना देख रहे हैं जो कि हेमकुंड साहिब से जो है लक्ष्मण ताल है वहाँ से निकल करके आती है। और ये नदी जो है नीचे यहाँ से लक्ष्मण गंगा जाने के बाद गोविंद घाट में अलकनंदा से मिल जाती है। अब हम पहुँचे हैं घाघरिया से 500 मीटर आगे, जहाँ पर कि 2 ट्रैक डिवाइड होते हैं। एक फूलों की घाटी के लिए, जैसा कि आप ये बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है वैली ऑफ फ्लावर्स, और ये आगे की तरफ जो रास्ता जा रहा है सीधा, ये हेमकुंड साहिब के लिए है। और फूलों की घाटी से आगे टिपरा ग्लेशियर पड़ता है, जो कि यहाँ का लास्ट एरिया है। वहाँ तक आज हम ट्रैक रूट करते हुए जाएंगे। यहाँ आपको बिना पूंछ वाले चूहे देखने को मिलते हैं। कहते हैं देवताओं के लिए यहाँ पे दोस्तों, है बिना पूंछ वाला चूहा, जो इसी वैली में पाया जाता है, बाकी कहीं भी अन्य स्थानों पर नहीं पाया जाता है। आप देख रहे होंगे पत्थर में ऊपर की ओर चढ़ते हुए, ये बिना पूंछ वाला चूहा देवस्थान। दोस्तों, अब हम पहुँचे हैं वन विभाग की चौकी पर, जो कि घाघरिया से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फूलों की घाटी में जाने से पूर्व क्या क्या चीज़ें निषेध की गई हैं, आप इस बोर्ड में पढ़ भी सकते हैं। और उसके बाद ये कब विश्व धरोहर घोषित किया गया, उसके संबंध में एक बोर्ड में लिखा गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। जैसे ही हम वन विभाग की चौकी पर पहुंचते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें इस घाटी में जितने भी फ्लावर्स हैं उनमें से कुछ प्रमुख फ्लावर्स के जो है ये चित्र दिए गए हैं, और उनका नाम भी यहाँ पर लिखा गया है। और फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं वन विभाग की चौकी है, जहाँ पर एंट्रेंस टाइमिंग लिखा हुआ है 7 बजे, सुबह 7 बजे से आप 12 बजे तक यहाँ जा सकते हैं। उसके बाद जो है इसे बंद कर दिया जाता है। ये फीस काउंटर है। ये है वैली ऑफ फ्लावर्स का प्रवेश द्वार, जहाँ से हम 4 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात वैली ऑफ फ्लावर्स में पहुँचेंगे। और उसके अंदर करीब 2-3 किलोमीटर चलने के पश्चात पूरा वैली ऑफ फ्लावर्स को देखेंगे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। पहली नदी है जो ऊपर झरने से होते हुए आती है, ग्लेशियर से आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये है इस वैली का खूबसूरत नज़ारा। ये पहाड़ और ये हरे भरे पौधे आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ये हैं हमारे मित्र मिश्रा जी, जो आपको इस वैली के बारे में बताएंगे। मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार जी। मिश्रा जी, थोड़ा आप इस वैली के बारे में प्रकाश डालेंगे? ये वैली बहुत ही सुंदर वैली है। वैली ऑफ फ्लावर सब लोग जानते हैं इसके बारे में, तो कि कौन सा पार्क है क्या है, इस विषय में हम बात नहीं करेंगे। बिल्कुल। मेन बात ये है कि
इसमें खास क्या है? जी बिल्कुल। खास ये है कि माउंटेन के पूरे नीचे जो ये पूरा क्षेत्र आता है, ये हाँ। अर्ध हिमालय में आता है। अच्छा। इसके तलहटी में जो ये वैली बनी हुई है, हाँ। इसमें कई सौ प्रजातियों के फूल हैं और वो फूल के साथ साथ जड़ी बूटियां भी है। जो हनुमान जी चोटी लेके आए थे वहीं रखी गई थी। इसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। अच्छा। कई प्रकार की जड़ी बूटियां होने के कारण ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस वैली है ये। वर्ल्ड हेरिटेज। हाँ। और जो यहाँ ये चोटियां दिख रही होंगी आपको, हाँ। ये साल में 3 कलर लेती हैं। अच्छा। पहले जब शुरू में सीजन खुलता है उस टाइम पूरी पहाड़ियाँ काली दिखती है। जी जी। जब उसके बाद बरसात लगती है ठीक। पूरी हरी हो जाती है पूरी घाटी। जैसे ही बरसात खत्म होती है, ग्रीष्म ऋतु लगती है, तो ये वैली पूरी लाल होने लगती है। अच्छा। फिर जब लाल होती है फिर उसके बाद शरद ऋतु में काली पड़ जाती है। फिर सर्दियों के मौसम में पूरा वैली ये सफेद हो जाती है। ठीक है। फिर सीजन खुलने के टाइम पे ये फिर लाल अपना रूप ले लेती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बरसात ऋतु में हरी हो जाती है और ये हरियाली रहती है। धन्यवाद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इस वैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी हैं। ये वैली के बारे में जैसा कि अभी मिश्रा जी ने आपको बताया है। गहराई से ये भोजपत्र का वृक्ष है। ये यहाँ अधिकतर यही वृक्ष पाया जाएगा। ये जो मतलब हमारा अर्ध हिमालय में है, जो हिमालय की तलहटी में है, ये वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं इस एरिया में। जी जी। ये भोजपत्र का वृक्ष पुराने ज़माने में पेपर के काम में आता था। हाँ। जब हमारे जो रामायण महाभारत भागवत गीता लिखी गई है हाँ। वो इसी के पेपर में लिखी गई है। जी, 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 जो जी। आपका बद्रीनाथ में है, जी जी। माना में है जो जी। व्यास गुफा, वहाँ व्यास जी ने इसी के पेपर में पूरी महाभारत लिखी हुई है। महाभारत लिखे थे। और जो ये इसका बहुत ही काम आता है, जैसे इसकी जो भोजपत्र होता है ये फोड़े फुंसों में काम आता है, अच्छा। सफ़ेद दागों में काम आता है। और ये देवी में हमारे जो गढ़वाल में होता है, जी। देवी कार्य पूजन होते हैं उनमें भी काम आता है ये। और बच्चों के लिए तावीज वगैरह बनती है जो, जी, जी। उसमें भी ये काम आता है। ये अच्छा। बहुत ही मतलब दुर्लभ प्रजाति का वृक्ष है। तो ये नीचे नहीं पाया या जाएगा। वैली ऑफ फ्लावर में तो काफी होंगे ये। हाँ, ये इस वैली में पूरा ये वृक्ष आपको पूरी जगह मिलेंगे, हर जगह ये वृक्ष मिलेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी। थैंक यू मिश्रा जी, हमारे साथ बने रहें और आगे भी जो है आप इस तरह की जानकारियाँ देते रहेंगे। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, हम ट्रैक रूट कर रहे हैं तो हमारी सांस भी फूल रही है, तो हो सकता है कि हमारे जो वॉइस हो वो क्लियर ना हो। आप इस चीज़ को फिर भी समझने का प्रयास करें। तो सर आज कैसा लग रहा है आपको, जैसे कि हम आज वैली ऑफ फ्लावर जा रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, और ट्रैक रूट भी इतना बढ़िया है। जी, जी। पथरीला ज़रूर है लेकिन चलने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। जी जी। और ट्रैक रूट में जब तक जो है रास्ता दुर्गम ना हो तब तक ट्रैक रूट का मज़ा भी मज़ा ही नहीं आता। और ये हैं हमारे अशोक भाई, जी जिनको कि इस वैली के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हैं। और दूसरे हमारे मित्र हैं मिश्रा जी, जो कि अभी पीछे चल रहे हैं। जी जी। और इनको भी इस वैली के बारे में शायद बहुत ही अच्छी नॉलेज है। और ये प्रकांड विद्वान भी पंडित हैं, हैं। पंडित हैं, बहुत अच्छे। ठीक है। और सर जैसे कि ये पुष्पावती नदी है सर, हाँ और इसका उद्गम स्थल आप ऊपर किपरा ग्लेशियर से है। बिल्कुल। और हम आपको अभी ये व्यू दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये तो ये यहाँ पे हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ये पुष्पावती नदी है। ये देखिए, ये देखो सर, पुष्पावती है ये। इसका उद्गम तो ऊपर से ये वही किपरा ग्लेशियर से। इसकी विस्तृत जानकारी तो हम वहीं पे देंगे इसकी। और ये देखिए कितना सुंदर मनमोहक दृश्य। दोस्तों एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल ही मेरी बात को स्किप मत कीजिए। जो ये पुष्पावती नदी है ये आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा आज का मेन उद्देश्य ये है इसके उद्गम स्थल तक जाना। क्योंकि आपको कई ब्लॉगर कई यूट्यूबर आते होंगे, दिखाते होंगे कि इसका थोड़ा बहुत दिखा दिया व्यू, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है इसमें इसके उद्गम स्थल, इसका ये कहाँ से निकलती है वहाँ तक जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। और ये सर हैं हमारे, हम सब साथ में हैं, हम अपना ब्लॉग बना रहे हैं। और आप बिल्कुल ही इसकी मत कीजिए वीडियो, इसके उद्गम तक जाएंगे हम। ये यहाँ पे जो ये दिख रही है, जो नदी दिख रही है, ये पुष्पावती है। ये जो है पुष्पावती नदी ग्लेशियर से आती है। और हमारा आज का मेन उद्देश्य है पुष्पावती नदी के उद्गम स्थल तक पहुंचना। और वहां से जो है विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे। काफ़ी यहाँ पर जो है ब्लॉगर आते हैं जो इसके बारे में बताते भी होंगे, लेकिन हम जो है आपको उनके उद्गम स्थल तक ले जाएंगे और इसकी विस्तृत जानकारी देंगे वहीं से।
दोस्तों ये है पुष्पावती नदी का मनमोहक झरना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना अलौकिक है ये झरना, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों ये देखें फ्लावर्स ऑफ वैली जाने के लिए रास्ता। सांस फूल रही है, इस वजह से अच्छी तरह से आवाज़ भी नहीं आ रही है। एक चढ़ाई चल रहे हैं हम लोग, ये हमारे मित्र हैं, ये देखिए। और ये रास्ता, ये हमारे मित्र आगे मिश्रा जी जा रहे हैं। बड़ा ही रास्ता दुर्गम ज़रूर है लेकिन मन को लुभावने वाला है। आप देखेंगे कितना मनमोहक दृश्य है। यहाँ की हरियाली देखते नहीं बनती है और जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं मंत्रमुग्ध होकर के यहाँ से जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सामने की पहाड़ी जो हेमकुंड यात्रा के लिए निकलता है जहाँ से, वो ट्रैक रूट है। अटलाकोटी नामक स्थान है ये। और अभी आप सामने की पहाड़ी का व्यू देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत, मनमोहक। और इस तरह से नीचे से पर्यटक लोग आते हुए, ये वैली ऑफ फ्लावर्स को जाने वाला ट्रैक रूट। मेरी सांस भी फूल रही होगी, जैसा कि आप मेरे बोलने से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सामने का मनमोहक दृश्य, पहाड़ियाँ हैं और ये नीचे पुष्पावती नदी दिखाई दे रही होगी आपको। अभी हम करीब 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई में चढ़ चुके हैं। नाग है, ना 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 मत मान। ये देखो दोस्तों, रास्ते में नाग देवता मिले। नाग देवता ने दर्शन दे दिए, अंदर चले गए हैं के अंदर। ये देखो दोस्तों, खाई है, हम रास्ते में चल रहे हैं और दुर्गम रास्ता है ये। देख रहे होंगे आप नीचे कितनी खाई है करके। और ये सामने है वैली ऑफ फ्लावर्स। कुछ ही दूर बचा हुआ है पैदल ट्रैक। दोस्तों ये है वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, जो कि अद्भुत है अपने आप में, बहुत ही सुंदर। आप देखेंगे ऊंचे ऊंचे पर्वत यहाँ पर, मन को मोह लेने वाले। ये देखिए आप प्रकृति का नज़ारा। इस समय यहाँ पर फूलों का सीज़न लगभग ख़त्म सा हो चुका है। करीब यहाँ पर जितने भी पर्यटक आते हैं, यहाँ जो है 500 से अधिक फूलों की वैरायटी हैं। आप यहाँ आएंगे तो सीज़न में ही आएँ और यहाँ के फूलों को देख करके उसकी सुगंध को अपने साथ ले जाएं। लेकिन यहाँ फूलों को तोड़ना जैसा कि मना किया गया है, क्योंकि ये प्रकृति की धरोहर है। हमें इसकी खूबसूरती का आनंद लेना चाहिए ताकि हमारी प्रकृति इसी तरह खूबसूरत बनी रहे। दोस्तों आप देख रहे हैं फूलों की घाटी। इस समय फूलों का सीज़न ख़त्म हो चुका है, बहुत कम फ्लावर्स हैं इस टाइम पे, लेकिन फिर भी ये घाटी हरी भरी है। यह है स्कंद मादन पर्वत और ये है नर पर्वत, इनके बीच में ये है फूलों की घाटी। बहुत ही मनमोहक और आकर्षक दृश्य है। इसकी सुंदरता बहुत ही लुभावनी और मन को हर लेने वाली है। ये देखें ऊंचे ऊंचे पहाड़, प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टिगत यहाँ पर हर वर्ष हजारों पर्यटनकारी आते हैं और यहाँ के पर्यटन का लुत्फ़ लेकर के जाते हैं। और इसकी सुंदरता को देखते हुए हर व्यक्ति यहाँ दोबारा आने की ज़रूर सोचता है। दोस्तों ये देखिए, अब हम पहुँचे हैं बामनदौर नदी के किनारे। ये भी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से निकल कर के आती है
जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखने में बहुत छोटी लगती है लेकिन इनका बहाव बहुत ही तेज़ रहता है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं बामनदौर नदी, जो कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों से निकल करके आती है, ग्लेशियर से बहते हुए आ रही है और इसका बहाव बहुत ही तेज़ रहता है। देखने में छोटी जरूर लगती है लेकिन बहाव के दृष्टिगत बहुत ही तेज़ बहाव है इसका। और ये देखें ऊंचे ऊंचे पहाड़। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पीने का शुद्ध जल है, प्रकृति की गोद से निकला हुआ शुद्ध मिनरल वाटर। ये देखो काफ़ी ऊपर से आ रहा है, देख रहे होंगे काफ़ी ऊपर से जो है आ रहा है, ग्लेशियर से। ग्लेशियरों से आता हुआ और शुद्ध जल है। इसमें कोई जड़ी बूटियों और औषधियों से भरपूर। पहाड़ों में पानी पीने का तरीका ये है, इस तरह से। बहुत बढ़िया है। ये देखिए प्रकृति का खजाना, ये जल। ये देखो काफ़ी ऊपर ग्लेशियरों से आता है ये। ये देखें फूलों की घाटी, बड़ा ही मनमोहक दृश्य, हरा भरा है। लेकिन अभी फूलों का सीज़न ख़त्म हो जाने के कारण हरे भरे पौधे रह गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारा, बहुत ही सुंदर वैली। ये देखें, सामने देखेंगे आप दूर छिपरा ग्लेशियर, जिसकी चोटी पर बर्फ गिरी हुई है। देखें, ये है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स का पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना मनमोहक दृश्य है। एक और अगली नदी है जो पुष्पावती की सहायक नदी है। आप देख सकते हैं इस पर अस्थायी पुल बना हुआ है, छोटा सा टीम डाल करके लकड़ी डाल के बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस नदी की आवाज़ इतनी तेज़ है कि आप ज़्यादा, हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा ना सुनाई पड़े, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से बहती है पुष्पावती की सहायक नदी। आगे भी आप देखते रहिए, छिपरा ग्लेशियर पहुंचने के पश्चात वहां का नज़ारा भी हम आपको दिखाते रहेंगे। जैसा कि हमारे साथ आए हुए मित्र मिश्रा जी ने बताया, हनुमान चट्टी का रास्ता, जिसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखें सामने हनुमान चट्टी के लिए जाने वाला रास्ता, जो कि दुर्गम है। यहाँ से हनुमान चट्टी का रास्ता भी निकलता है। एक छोटी सी नदी और है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका बहाव बहुत ही कम है और जहाँ पर पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। बरसात में जब तेज़ आता होगा यहाँ पे नाला, तो इतने पत्थर इकट्ठा हैं, देख सकते हैं आप। ये हमारे मित्र मिश्रा जी हैं, जो कि आपको इस बुरांस के बारे में बताएंगे। ये देखिए बुरांस का है ये। मिश्रा जी थोड़ा बताएं। जो ये बुरांस का वृक्ष है, ये बुग्याली क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पे वाइट कलर का बुरांस का फूल आता है, जो सफ़ेद बुरांस है ये। और ये बुरांस है, ये आपको जो गढ़वाल के देवी देवताओं हैं उनमें चढ़ाने के काम आता है। जैसे ऊंची चोटियों पर रहने वाली आश्रियाँ होती हैं, विपरियाँ होती हैं गढ़वाल में पहाड़ी चोटियों पे, तो उनके लिए काम आता है, उनमें चढ़ाने का काम आता है। और ये जब आप ऊपर पर्वतीय इलाके में या किसी पर्वतीय मंदिर में आप अपने पिंडों का पिंडदान करते हैं, तो उसमें भी ये बुरांस, सफ़ेद बुरांस खिलता है, इस पर वो काम आता है इसमें। धन्यवाद मिश्रा जी। हम आगे का ट्रैक रूट करते हुए आगे उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखें दोस्तों, यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स समाप्त हो गई है। यहाँ से अब हम टिपरा ग्लेशियर के लिए निकलेंगे। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है टिपरा ग्लेशियर, जिसकी जानकारी हम वहीं से देंगे आपको। ये देखें दोस्तों, पुष्पावती नदी, जो कि ये टिपरा ग्लेशियर से निकल करके आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही मनोरंजक दृश्य। ये देखें ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ चारों तरफ, और ये है नीचे पुष्पावती नदी है। यहाँ की कथा प्रचलित है कि पुष्पावती नदी के किनारे पितरों के तर्पण के लिए श्राद्ध किया जाता है।
तो ये पवित्र स्थान माना जाता है श्राद्ध के समय के लिए, ताकि पितरों का जो है तर्पण किया जा सके। यहाँ पर जो है हमारे मित्र हैं, देखिए एक अंजुकी मिश्रा जी हैं, जो कि इसकी श्राद्ध के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम हल्के हल्के कदमों के साथ टिपरा ग्लेशियर की तरफ जा रहे हैं। कई लोग इसे छिपरा भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय मिश्रा जी द्वारा हमें बताया गया कि इसे टिपरा ग्लेशियर कहा जाता है, और टिपरा ग्लेशियर के बाद चाइना शुरू हो जाता है। देखें झाड़ियों और उसके बीच से होते हुए। हाँ मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? टिपरा ग्लेशियर के बाद मूसा पानी आता है। अच्छा, मूसा पानी के बाद आपकी एलओसी शुरू होती है, और वहाँ से कुछ और नाम है, वो नाम तो मैं नहीं जानता। उसके बाद होता है अच्छा, वो बद्रीनाथ के समीप किया। यहाँ से अगर हम जो रास्ता जा रहा है ये हमको बद्रीनाथ ले जाएगा। तो हम अभी ऑडियंस को पता होगा, लोगों को पता होगा कि हमने जाना बद्रीनाथ का रास्ता है ये। हाँ अच्छा, यहाँ से बद्रीनाथ भी चले जाएंगे? यहाँ से बद्रीनाथ भी चले जाएंगे। ठीक ठीक। जो पहले के ज़माने में तिब्बत से जो वो होता था, व्यापार चलता था, वो इस रास्ते से चलता था। बहुत अच्छी जानकारी दी मिश्रा जी आपने। हम चल भी रहे हैं, सांस भी फूल रहा है, इसलिए जो है हो सकता है कि हमारे बोलने में थोड़ा सा आवाज़ लड़खड़ा रही हो, लेकिन दुर्गम क्षेत्र है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। ये देखें ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी आपको। ये देखिए यही है टिपरा ग्लेशियर, जहाँ से पुष्पावती नदी का उद्गम होता है। बहुत ही सुंदर और मन को लुभाने वाला दृश्य। और ये नीचे तलहटी में बुग्याल हैं, हरे भरे घास के मैदान, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और ये नीचे जो है पुष्पावती नदी बह रही है। ये हमारे मित्र मिश्रा जी हैं, जो आपको यहाँ के बारे में जानकारी देंगे कि इस वैली में क्या क्या ख़ास बातें हैं, और कैसे करके यहाँ से व्यापार होता था चाइना के साथ, और कौन सी चोटी कहाँ पर है करके। मिश्रा जी जो बताएं। हमने बताया था कि पुष्पावती नदी का उद्गम स्थल ही आज हमारा मुख्य ट्रैक है। थोड़ा आवाज़ तेज, उसी ट्रैक पे हम पहुँचे हैं आज। ये आपको टिपरा ग्लेशियर दिख रहा है, यही पुष्पावती नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से होते हुए आपकी पूरी वैली को घूमते हुए ये नदी नीचे के लिए उतरती है, पुष्पावती नदी। जो ये सामने दिख रहा है आपको, एक सामने दिखाइए आप कैमरा, जो ये सामने दिखाई दे रहा है ये है छिपरा ग्लेशियर, और ठीक उसी के बगल पे ये दिख रहा है, ये टिपरा ग्लेशियर दिख रहा है। ये टिपरा और छिपरा जो है तिब्बती भाषा में इसका कुछ दूसरा ही अर्थ होता है। और एक यहाँ से रास्ता जो जाता है, जो ये टिपरा ग्लेशियर से रास्ता जाता है, ये आपका चाइना बॉर्डर के लिए जाता है, तिब्बत के लिए जाता है। हाँ, जो नहीं अभी जो यहाँ से जाएंगे तो ये जो चोटी है इसके ऊपर एक धार में मूसा पानी धार पड़ता है। वहाँ से दो रास्ते करते हैं, एक पूरा बॉर्डर के लिए कटता है और एक करता है आपका माना के लिए। जो आपका माना गस्तोली वाला बॉर्डर है, बॉर्डर रोड है, उसके लिए पड़ता है। वहाँ ऊपर से आपको पूरा ट्रैक रूट दिख जाता है। माड़ा वाला जो है सीधे बद्रीनाथ जाएगा, सीधा बद्रीनाथ जाएगा वो उधर से घूम के, और ठीक उसी के पीछे पूरा चाइना बॉर्डर लग जाता है फिर हमारा। तो मतलब ये पुष्पावती नदी यहीं से निकल रही है, इसका उद्गम स्थल यही है? हाँ, बस यही ग्लेशियर है उसका उद्गम स्थल। पुष्पावती नदी का उद्गम स्थल टिपरा ग्लेशियर है। अच्छा, जो कीड़ा जड़ी का व्यापार होता था वो भी तो यहीं से होता था, ऐसा कुछ सुनने को मिला था। हाँ, कीड़ा जड़ी का हुआ, जो हमारे तिब्बत से व्यापार चलता था पहले, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा व्यापार चलता था। तो वो जो व्यापार चलता था तो काफ़ी टाइम तक तो अच्छे संबंध थे हमारे उनसे, तो उस टाइम तक तो सही चलता था, उस टाइम तक कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन जब लड़ाई के बाद, चाइना से लड़ाई हुई थी, उसके बाद से संबंध खराब हो गए थे। तो फिर तिब्बती छुप छुप के यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे, और व्यापार करने के लिए आते थे वो व्यापार भी करते थे, प्लस यहाँ के हमारे जो पूरी वैली है या और चोटियाँ हैं उनसे जड़ी बूटियाँ निकाल करके वो यहाँ से अपने उसके लिए ले जाते थे। क्योंकि यहाँ पहले से भी कोई फोर्स नहीं रही है, फोर्स सीधे आगे रहती है। ये उनको अलग से ही बीच से ही रास्ता निकल के आता था, छिपने के लिए भी सही था और एलओसी पार करने के लिए भी सही था। ये उनका मुख्य वो था। जो ये टिपरा ग्लेशियर है, ये उनके छिपने के लिए उतरता था उनका। ये टिपरा ग्लेशियर तभी इसका नाम पड़ा। जब वो यहाँ जब व्यापार के लिए आते थे तो उस टाइम पे वो
रास्ता तो उनका सेम रहता था, सेम रूट रहता था, लेकिन वो देखते थे कि अगर कोई पेट्रोलिंग में है तो वो छिपने के लिए इस ग्लेशियर के लिए चले जाते थे। सकरी के लिए यहाँ दिखाई नहीं देता था उतनी जल्दी आदमी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो यहाँ छिप जाते थे, इसलिए इसका नाम छिपरा ग्लेशियर है। काफ़ी ऊंचाई पे भी है। हाँ, बाकी तो ये पूरा एरिया दिख रहा है, यहाँ पे आपको अनगिनत जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, आपको हर प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, हर बीमारी की दवाई मिलेगी यहाँ पे, बस होना चाहिए उसका अनुभव और ज्ञान। तो ये थे हमारे मिश्रा जी जिन्हें दोस्तों, जैसा कि आपने अभी मिश्रा जी को सुना और मिश्रा जी ने यहाँ के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी है कि टिपरा ग्लेशियर और छिपरा ग्लेशियर से ही पुष्पा नदी होता है और यहीं से जो है पुष्पावती नदी नीचे की तरफ जाती है और लक्ष्मण गंगा से मिल जाती है। अब आपको इस वैली के बारे में मिश्रा जी ने संपूर्ण जानकारी दे दी है और हमारा आज का मेन उद्देश्य यही था कि हमें टिपरा ग्लेशियर तक जाना है और टिपरा ग्लेशियर की यात्रा पूर्ण करने के बाद अब हम यहाँ से वापस घाघरिया ट्रैक करते हुए ही निकलेंगे। करीब हमारी 10 या 12 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है और 10-12 किलोमीटर हमने वापस भी जाना है और समय भी हो रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे अधिकारी पहाड़ी ब्लॉग को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं इसी तरह आपके लिए जानकारियाँ जुटा करके स्वयं ट्रैक करके इन पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे सकूं और आपको यहाँ की जड़ी बूटियों और यहाँ के देवी देवताओं और धार्मिक स्थलों व ग्लेशियरों के बारे में जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।